Hello everyone, welcome back to my channel and now we will be talking about the topics which are left out and इसमें तीन टॉपिक्स हैं जो कि रह चुके हैं। सिक्किम, गोवा, द्रविड़ एंड एक एंडिंग का कंक्लूजन वाला टॉपिक है जो कि हम करने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर। तो सबसे फर्स्ट वाला जो है वो है सिक्किम्स मर्जर, यानी कि सिक्किम जो स्टेट है, आपने देखा था कि जैसे जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है उसके अंदर एक ऐसे भूटान के साथ एक ऐसे स्टेट है दैट इज सिक्किम, राइट। भूटान है यहाँ पे, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है। तो सिक्किम जो है वो एक प्रोटेक्टरेट था, यानी कि 1947 के अंदर जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं तब क्या होगा कि जो सिक्किम वाला रीजन है वहाँ का डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस, ठीक है, सिर्फ ये दो चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में थी। प्रोटेक्टोरेट, देखो हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, बाकी के इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर चोग्याल जो रूलर्स हैं उनके हाथ में था। सिक्किम की मोनार्च थी ये, ठीक है। तो चोग्याल रूलर्स के अंडर जो है वो सिक्किम चलता था। बस डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस जो हैं वो हमारे हाथ में थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में थे। तो ये जो चोग्याल रूलर्स हैं ये देखा जाए काफ़ी सप्रेस करने वाले रूलर्स थे। तो आप देखोगे कि जो सिक्किम पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर नेपाली पॉपुलेशन है, राइट, नेपाली लैंग्वेज बोलने वाली, ठीक है। उनका कल्चर नेपाली है, ओके। पर चोग्याल रूलर्स जो हैं वो लेप्चा भूटिया नाम की कम्युनिटी का जो कल्चर है वो सब लोगों के ऊपर जो है वो इम्पोज कर रहे हैं। लेप्चा भूटिया जो कम्युनिटी है, LEP है, ठीक है। लेप्चा भूटिया जो कम्युनिटी है वो एक माइनॉरिटी है, एक छोटा सा ग्रुप है सिक्किम के अंदर, जिसका कल्चर जो है वो पूरे नेपाली लोग चाहे कल्चर फॉलो करते हो उनके ऊपर भी जो है इम्पोज किया जा रहा था। तो अब होता क्या है, इस चोग्याल जो मोनार्च है इसके खिलाफ कई सारे लीडर्स जो हैं वो खड़े होते हैं, एंटी चोग्याल लीडर्स जिन्हें बोलेंगे। एंटी मतलब उनके खिलाफ, राइट। तो क्या होगा कि क्योंकि जो इंडिया है वो तो चाहेगा ना कि सिक्किम हमारे में मर्ज कर जाए, प्रोटेक्टोरेट ना रहे, हमारे एज अ स्टेट जो है वो हमारे साथ जुड़ जाए। तो क्या होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि इस चोग्याल मोनार्च को हटाना है हमें। तो ये डेमोक्रेटिक जो लीडर्स थे उनके वन ऑफ द जो लीडर हैं उनका नाम था KLD खंग सारपा, ठीक है। इनका बहुत कंफ्यूजिंग सा नेम है तो आई हैव मेड इट शॉर्ट, KLD खंग सारपा। तो ये जो हैं वो इस मतलब ये जो डेमोक्रेटिक डिमांड उठ रही है सिक्किम के अंदर उसे सपोर्ट करते हैं। और होगा क्या कि यहाँ पर 74 के अंदर, देखो 47 को उल्टा करेंगे 1974 आ जाएगा, 74, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होगा सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां पर KLD खंगसरपा की जो पार्टी है सिक्किम कांग्रेस, वो जो है वो जीतेगी, मेजॉरिटी में आएगी। और ये जो सिक्किम कांग्रेस है, जैसे कि खंग सारपा जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के साथ थे, इंडिया के मर्जर के साथ थे, उसी तरीके से इनकी जो पार्टी थी दैट वांटेड ग्रेटर इंटीग्रेशन विद इंडिया। तो होगा क्या, सिक्किम कांग्रेस जो है वो एक रेजोल्यूशन डालेगी कि हमें फुली इंटीग्रेट करना है इंडिया के साथ, हमें इंडिया का एक फुली पार्ट बनना है। यहाँ पे क्या था, प्रोटेक्टोरेट थी सिक्किम, फुली इंडिया की पार्ट नहीं थी और ना ही इंडिपेंडेंट थी, ठीक है, सिक्किम जो है। तो अब होगा क्या, 75 के अंदर ये डिमांड रखते हैं। तो अब एक रेफरेंडम किया जाएगा, सिक्किम के लोगों से एक वोट डलवाया जाएगा वेदर दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया और दे वांट टू रिमेन अ प्रोटेक्टोरेट, ठीक है। तो होगा क्या कि वो लोग कहेंगे दैट वी वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि रेफरेंडम का जो है वो ये रिजल्ट निकलता है और इंडिया की पार्लियामेंट के सामने ये चीज़ रखी जाती है और इंडिया की पार्लियामेंट इसे अप्रूव कर देते हैं कि सिक्किम एक स्टेट बन सकती है। तो सिक्किम जो है वो 22nd स्टेट होती है इंडिया की। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है कि 22nd स्टेट कौन सी थी इंडिया की, तो वो सिक्किम थी।
और चोग्याल रूलर्स जो हैं और उनके सपोर्टर्स जो हैं वो खुश नहीं थे ऑफ कोर्स, क्योंकि उनका रूल जो है वो छिन चुका था। और वो कह रहे थे कि ये चीज़ गलत हुई, जो इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट, उसने वायलेंट तरीके से फोर्स को यूज़ करके सिक्किम को मर्ज कर लिया है अपने साथ। पर सिक्किम जो है वो अब आज के टाइम में बहुत प्रॉस्परस जगह बन चुकी है, जहाँ पर मतलब लोग खुश हैं, दे वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये सिक्किम मर्जर का हुआ, जिसमें आपको चोग्याल वर्ड याद रखना है, तो पूरी स्टोरी याद रहेगी। अब हम बात करेंगे गोवा की। तो गोवा जो है वो महाराष्ट्र के पास है, आपको पता है, तो यूनियन टेरिटरी है आज के टाइम में। अब यहाँ पे आप वर्ड पढ़ो, लिबरेशन यानी कि फ्रीडम। अब होगा क्या कि पूरे इंडिया में तो ब्रिटिशर्स का राज था और 47 के अंदर ब्रिटिशर्स जो हैं वो चले जाते हैं, पर गोवा के अंदर पोर्चुगीज का रूल था, ठीक है। गोवा के अंदर, दमन एंड दीव के अंदर, इन तीन जगहों पर जो है इनका पोर्चुगीज मतलब पोर्चुगल के लोगों का रूल था। 16th सेंचुरी से जो गोवा है वो किसके हाथ में था? पोर्चुगीज के हाथ में था। और गोवा के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि जो पोर्चुगीज हैं वो लोगों को सप्रेस किया करते थे, और रिलीजियस कन्वर्जन जो है फोर्स को यूज करके किया जाता था कि क्रिश्चियनिटी में बदल जाओ, ठीक है। सिविल राइट्स जो हैं वो नहीं दिए जाते थे पोर्चुगीज द्वारा, जो गोवा के लोग हैं उन्हें। तो अभी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई करती है कि 47 में सब इंडिपेंडेंट हो गया, तो गोवा थोड़ी ना पोर्चुगीज के अंडर रहेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्राई टू परसुएड टू विड्रॉ दी पोर्चुगीज फ्रॉम गोवा, पर ऐसा नहीं होता, पोर्चुगीज रिफ्यूज कर देते हैं। पर लोग आप देख सकते हैं बहुत खुश नहीं है गोवा के अंदर, तो यहाँ पर बहुत सारी मूवमेंट्स होने लगती हैं, ठीक है, अगेंस्ट पोर्चुगीज फॉर फ्रीडम ऑफ गोवा, ठीक है। तो आप देखोगे कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ट्राई किया था, पर वो नहीं, उन्होंने विड्रॉ किया। तो 61 के अंदर क्या होगा, दिसंबर के अंदर 1961 के अंदर आर्मी को भेजा जाएगा, और सिर्फ 2 दिन के अंदर जो है गोवा, दमन एंड दीव को जो है वो फ्री कर दिया जाएगा। पोर्चुगीज जो है वो हार जाते हैं इंडियन आर्मी से, और इनको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, गोवा को अलग, दमन एंड दीव को अलग, राइट। तो अब होगा क्या कि जनवरी 67 के अंदर जो एक रेफरेंडम जैसे अभी सिक्किम में करवाया था, वैसे ही गोवा के अंदर होगा। क्यों होगा हम वो देखते हैं। कि आपको पता है गोवा बहुत छोटा है, तो महाराष्ट्र के लोग चाहते थे वो महाराष्ट्र के अंदर मर्ज कर जाए, ठीक है। पर कई गोवा के लोग चाहते थे कि उनकी खुद की एक आइडेंटिटी है, गोवन आइडेंटिटी है, उनका खुद का कल्चर है, उनकी कोंकणी लैंग्वेज है, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, कोंकणी लैंग्वेज गोवा की है। तो हम लोग नहीं मर्ज करेंगे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो होगा क्या कि एक एमजीपी नाम की पार्टी होती है, महाराष्ट्रवाड़ी गोम नाटक पार्टी, जो कि कहती है कि गोवा को महाराष्ट्र के साथ मर्ज कर जाना चाहिए। पर यूजीपी, यूनाइटेड गोवन पार्टी जो है वो कहती है नहीं, हम नहीं करेंगे। तो अब रेफरेंडम, जब ओपिनियन पोल होता है, मतलब लोगों को वोट करनी है कि आपका क्या ओपिनियन है, किसके साथ जाना चाहते हो, महाराष्ट्र के साथ या फिर एक सेपरेट गोवा ही आपको चाहिए। तो एंडिंग में क्या होता है, सेपरेट गोवा चाहिए। अब 67 के अंदर ये होता है, 20 साल प्लस करोगे, 87 के अंदर क्या होगा कि गोवा को फुल फ्लेज्ड यूटी से स्टेट बना दिया जाएगा। स्टेट जब भी बनती है, मैंने आपको बताया, पावर्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा आ जाती है, ठीक है। सो गोवा के केस में आप पोर्चुगीज को याद रखोगे, सिक्किम के केस में आप चोग्याल को याद रखोगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द्रविडियन मूवमेंट। तो द्रविड़ वर्ड जब भी आएगा आपको क्या याद आना चाहिए, साउथ इंडिया, ठीक है, क्योंकि हमने साउथ इंडिया की अभी तक तो बात ही नहीं की, हमने पंजाब, कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, सिक्किम, गोवा के बारे में पढ़ लिया। अब हम साउथ में जा रहे हैं। देखें, इनका एक स्लोगन है, आई डोंट नो आई बी एबल टू प्रोनाउंसिएट करेक्टली बट आई ट्राई, ठीक है। वडक्कू वज किराथू थिरक्कू थई किराथू। तो इनका मतलब क्या है कि जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ है, सो क्या है कि जो नॉर्थ है, अकॉर्डिंग टू द्रविडियन मूवमेंट, कि जो नॉर्थ इंडिया है वो थ्राइव कर रहा है, वो प्रॉस्परस
हो रहा है, पर जो साउथ है वो डिके हो रहा है। साउथ में डेवलपमेंट उतनी नहीं होती जितनी नॉर्थ में होती है। ठीक है, तो ये एक स्लोगन है द्रविडियन मूवमेंट का, जो कि दिखाता है कि साउथ के अंदर, साउथ के पीपल दे आर नॉट हैप्पी एंड दे वांट कि उनकी खुद की द्रविड नेशन हो, क्योंकि उन्हें लगता है कि ड्यू टू वेरियस रीजंस, उनके जो रीजंस हैं जो उन्होंने propound किए हैं, उसके हिसाब से उन्हें लगता है कि साउथ जो है उसके ऊपर उतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, सो दे वांट देयर ओन द्रविड नेशन। ठीक है, और द्रविड मूवमेंट की एक सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो तरीके इन्होंने अपनाए हैं वो थे कि बहुत डेमोक्रेटिक तरीके थे। डेमोक्रेटिक मीन्स उन्होंने वायलेंस नहीं की, दे डिडंट टेक अप आर्म्स, और पब्लिक डिबेट और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मतलब यूज करके इन्होंने अपनी जो डिमांड है उसे सामने रखा है। राइट, सो आपने हर मूवमेंट की एक पार्टी पढ़ी है कि कौन सी पार्टी, कौन से लीडर हैं। तो ईवी रामास्वामी नेकर नाम के जो लीडर हैं, जिन्हें परियार भी बोला जाता है, पेरियार का मतलब होता है द रिस्पेक्टेड, जिनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाए, तो उन्हें टाइटल दिया गया है ईवी रामस्वामी को, स्वामी नेकर को परियार। ठीक है, इनकी पार्टी है द्रविडर कजगम। आई डोंट नो कि इसको किस तरीके से साउथ इंडियंस प्रोनाउंस करते हैं, बट एज इट इज रिटन कजगम। ठीक है, तो द्रविडर कजगम जो है वो बनाई जाती है। और आपने देख लिया कि ये लोग जो हैं अपनी आइडेंटिटी को बहुत, इन्हें प्यार है कि हमारी आइडेंटिटी, अपनी रीजनल प्राइड जो है इन्हें बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दे आर अगेंस्ट द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ द नॉर्थ। नॉर्थ की चीज़ों को साउथ पे इम्पोज नहीं करना है। ठीक है, द्रविडर खजगम की क्या क्या चीज़ें थी हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ईवी रामस्वामी नेकर की जो आइडियोलॉजी थी दैट वाज कि ब्राह्मण्स की डोमिनेशन नहीं होनी चाहिए दूसरे लोगों के ऊपर। राइट, और परियार जो है वो एंटी कास्ट स्ट्रगल इन्होंने किया है। ठीक है, उसी के अंडर जो है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट एक हुई थी 1925 के अंदर। ठीक है, तो उसे लीड किया है इन्होंने। एथिज्म के प्रोपाउंडर हैं पेरियार। सो एथिज्म मीन्स कि आप गॉड में बिलीव नहीं करते हो। राइट, और उसके बाद ही हैव गिवन अ थीसिस कि जो नॉर्थ इंडियन है और ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस हैं। ठीक है, सो ये तो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, मे बी 1 मार्क्स में पूछ लें कि एथिज्म को कौन फॉलो करता है, और नॉर्थ इंडियंस और ब्राह्मण्स को आर्यंस किसने कहा है, तो ईवी रामस्वामी नेकर या फिर परियार ने बोला है। राइट, सो आपने देख लिया इतना। तो आप देखो कि जो द्रविडियन मूवमेंट है उसका क्या एक्सटेंट है, कहाँ पे हुआ था। पहले तो पूरी साउथ इंडिया को कवर कर रहा था ये, पर बाकी सारी स्टेट से इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं आई, तो एंड में तमिलनाडु तक सीमित रहा। तमिलनाडु जो है वो मेन स्टेट है जो कि इस मूवमेंट को सेपरेट द्रविड नेशन की डिमांड कर रही है, तमिलनाडु। राइट, सो अब क्या होगा कि जो द्रविडर कजगम है वो स्प्लिट हो जाती है, और उसकी लेगेसी, मतलब जो मेन मोटिव से द्रविडर कजगम को बनाया गया था, उसे जो है आगे कौन लेके जाएगा, द्रविड़ मुनेत्र कजगम। ठीक है, डीएमके जो है वो लेके जाएगी। और ये लोग तीन तीन एजिटेशंस करते हैं। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है कि द्रविड़ मुनेत्र कजगम के अंडर द्रविड़ नेशन की जो डिमांड है वो किस किस प्रोटेस्ट के अंदर सामने आई। ठीक है, सो देर आर 3 pronged एजिटेशंस। सबसे पहले है क्या हुआ साउथ के अंदर कि एक कलाकुडी रेलवे स्टेशन था। ठीक है, उसका नाम ना चेंज करके दलमियापुरम रेलवे स्टेशन कर दिया। दलमियापुरम जो है वो एक इंडस्ट्रियल हाउस का नाम था नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, इंडस्ट्रियल हाउस। तो उन्हें लगा कलाकुडी रेलवे स्टेशन जो है वो साउथ इंडिया का, ठीक है, कल्चर से बिलोंग करता हुआ नाम रखा गया था। तो देर वॉज अ ऑपोजिशन टू द नॉर्थ इंडियन इकोनॉमिक एंड कल्चरल सिम्बल्स। ठीक है, वो नहीं चाहते थे कि नॉर्थ इंडिया के जो कल्चरल सिंबल हैं वो हमारे ऊपर थोप दिए जाएं, इम्पोज कर दिए जाएं। उसके बाद तमिल कल्चरल हिस्ट्री जो है वो चाहते थे कि जो तमिल, क्योंकि तमिलनाडु की बात हो रही है, तो तमिल की जो जितनी भी हिस्ट्री है वो पढ़ाई जाए स्कूल के अंदर, स्कूल के करिकुला के अंदर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए
तमिल कल्चरल हिस्ट्री को, ठीक है। एंड दे वर अगेंस्ट दी द्रविड़ मुनेत्र कशगम, और डीएमके वॉज अगेंस्ट द क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने लागू की गई थी। और इनका कहना था क्राफ्ट एजुकेशन स्कीम जो है वो क्या है, ब्राह्मणिकल आउटलुक को प्रेजेंट करती है, नॉर्थ के ब्राह्मणिकल आउटलुक के बेसिस पे बनाई गई है, और जो कि साउथ इंडिया के अंदर इम्पोज फोर्सफुली नहीं करनी चाहिए। ऑल्सो डीएमके ने 1965 के अंदर एंटी हिंदी प्रोटेस्ट जो है वो किए गए थे कि साउथ इंडियन जो लैंग्वेज है तमिल है जैसे, वो ना प्रमोट करते हुए हिंदी को इम्पोज किया जाए तमिलनाडु के ऊपर, दैट इज़ रॉन्ग। तो वो 1965 के अंदर उसके जो है वो प्रोटेस्ट होते हैं, राइट। तो आप 2 साल बाद देखेंगे यहाँ पे असेंबली के इलेक्शंस होते हैं और डीएमके जो है वो जीत जाती है। इनके लीडर डीएमके के एक बहुत फेमस है सी अन्नादुराई, ठीक है, जो कि आपने पहले के चैप्टर्स में जिनके बारे में पढ़ा भी है। तो जब इनकी डेथ हो जाती है तो डीएमके स्प्लिट कर जाती है 1990s के अंदर, और स्प्लिट होती हैं, बहुत सारी पार्टीज बन जाती हैं। तो आप देखोगे कि जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम के अंडर जितने 3 एजिटेशंस हुए और बाकी सारी जो डेवलपमेंट्स हुई वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे था कि रीजनलिज्म और नेशनलिज्म दोनों को साथ में बैलेंस लेकर चला है। ऐसे नहीं कि मतलब डेमोक्रेटिकली, राइट, अपनी चीज़ों को सामने रखा है। सो इसमें आपने ईवी रामसामी नेकर के बारे में पढ़ा, फिर द्रविड़ मुनेत्र कशगम के बारे में पढ़ा और डेमोक्रेटिक मीन्स के बारे में पढ़ा, फिर 3 डीएमके के एजिटेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम कंक्लूड करने जा रहे हैं चैप्टर को। आर टॉपिक इज अकोमोडेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। तो इसके अंदर आप पढ़ोगे कि क्या क्या लेसन्स मिले हमें, कि कैसे हमें अकोमोडेट करके रखना है सभी रीजन्स को, कैसे नेशन को इंटीग्रेटेड रखना है, राइट। सो 1980s से आज तक बहुत सारे डिमांड्स आए हैं और इंडिया की यूनियन ने अलग अलग सेक्शंस को अकोमोडेट करने की कोशिश की है डेमोक्रेटिकली। और जो जो हमने केसेस पढ़े हैं उससे हमें 4-5 लेसन्स मिलते हैं जो कि हम इस वाले टॉपिक के अंडर पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि जो रीजनल एस्पिरेशन है दे आर द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रीजनली आपने ऑटोनॉमी की डिमांड कर दी या फिर आपने सेपरेट नेशन की डिमांड कर दी तो वो एक एबनॉर्मल फिनोमेना नहीं है। इज इक्वल टू के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा देते हो, मतलब दैट इज नॉट इक्वल टू एबनॉर्मल फिनोमेना, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ठीक है। जैसे कि बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर भी होता है, जैसे यूके के अंदर स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड वाले रीजन जो हैं वो अपनी ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। स्पेन के अंदर बास्किस रीजन नाम का जो रीजन है वो सेपरेट नेशन बनाना चाहता है। श्रीलंका के अंदर हमने पढ़ा था तमिल्स जो हैं, श्रीलंका का जब हमने चैप्टर में एक डिस्कस किया था कि कैसे तमिल्स जो हैं वो अपनी अलग नेशन चाहते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का पार्ट होता है जब भी डिमांड उठती है। उसके बाद डेमोक्रेटिक नेगोशिएशन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है। वायलेंट मीन्स जब भी यूज़ किए जाते हैं वो सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेटिकली बातचीत की जाए, कॉन्सिलिएशन की जाए, दैट विल बी बेटर। जैसे मिज़ोरम की सेसेशनिस्ट मूवमेंट में आपने पढ़ा कि कैसे मिज़ोरम की जो मीज़ो हिल वाला एरिया है उसमें राजीव गांधी और लाल डेंगा ने कैसे एक अकॉर्ड साइन करके, एक पीस एग्रीमेंट साइन करके चीज़ों को बहुत स्मूथली सब कुछ सही कर दिया। इसी तरीके से पंजाब के अंदर जो मिलिटेंसी हुई, नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर जो जो डिमांड्स उठी और कश्मीर के अंदर जो जो इश्यूज हैं उन्हें नेगोशिएशन के थ्रू ही सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद ये चैप्टर आपको समझाता है कि कैसे पावर को शेयर करते हुए एक बहुत बड़ा देश भी यूनाइटेड रह सकता है, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर तो देश को चाहिए ही, पर पावर शेयरिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है कि हम स्टेट्स को पावर जो है वो दें, ठीक है। रीजन को डिसीजन मेकिंग पावर दी जाए ताकि उसे एलियनेटेड या फिर
ऐसा फील ना हो कि मेरे साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, इनजस्टिस की भावना ना फैले। इसलिए पावर शेयरिंग जो है वो करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चौथा लेसन है, इम्बैलेंस जब भी होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, तब उस रीजन को, जैसे नॉर्थ ईस्ट को फील हुआ था कि मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, ठीक है, तो उसे बैकवर्ड फील होगा। वो सही नहीं है कि यूनाइटेड नेशन के लिए सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस बैकवर्ड रीजन्स को जो है वहाँ पे डेवलपमेंट करनी चाहिए। उसके बाद आप देखोगे कि एंडिंग में, कंक्लूजन में आपका चैप्टर कहता है कि आप देखोगे कि आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो लीडर्स हैं वो कितने फार साइटेड थे कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई इतने स्पेशल प्रोविजंस, जैसे हमने 370 और 371 के बारे में पढ़ा कि कैसे जो जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है उन्हें स्पेशल पावर देकर अपने साथ जोड़ा गया, ठीक है। उसी तरीके से 6th शेड्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, 6th शेड्यूल के अंदर क्या है, ट्राइब्स को ऑटोनॉमी दी गई है, ठीक है, ताकि वो अपनी प्रैक्टिसेस, अपने कस्टमरी लॉज, जो कल्चरली उनके लॉज हैं वो फॉलो कर पाएं। तो 6th शेड्यूल ट्राइब्स के लिए बनाया गया है, ट्राइब्स की ऑटोनॉमी के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेटिव है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ हो। आई एम रियली सॉरी फॉर द नोटिफिकेशन रिंग दैट इज कमिंग। I'll correct this mistake for sure, and all the best for your exams, and I hope you will be doing great, and keep faith in yourself, and maybe we will be meeting soon in another video, but till then, keep learning, keep enjoying. Bye bye.